कश्मीर सैन्य संक्रिया, हम लोग उसी अध्याय में पढ़ रहे हैं अभी, पाकिस्तान और चीन के साथ युद्धों सहित भारत की सुरक्षा समस्याएं। वैसे हम कश्मीर सैन्य संक्रिया इसके पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। हालांकि इसको एक बार हम शांतिपूर्ण तरीके से तेजी से हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या समस्याएं हैं। पहले हम लोग सैन्य संक्रिया यानी सैनिक कार्यवाहियों के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। चलिए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अमेरिका जो महाराजा हरि सिंह ने, बाकी जानते भी हैं इतना तो, कि महाराजा हरि सिंह कश्मीर या अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसी के लिए जो है वे पाकिस्तान के साथ जो है यथास्थिति समझौता भी किए थे, लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था, इसलिए उसने यथास्थिति समझौता को तोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान ने अमेरिकी स्वार्थ सिद्धि की नीति से प्रभावित होकर यथास्थिति समझौते को तोड़ते हुए कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी प्रारंभ कर दी। पाकिस्तान ने लाहौर, जम्मू तथा रावलपिंडी श्रीनगर मार्ग व्यापार के लिए बंद कर दिया, जिससे कश्मीर को कपड़ा, पेट्रोल, नमक, शक्कर आदि की आपूर्ति बंद हो गई। इस नाकाबंदी के परिणाम स्वरूप जनता में असंतोष फैल गया और जनता को आवश्यक वस्तुएं न मिल पाने के कारण जो है महाराजा के विरुद्ध जो है वहां पर विद्रोह भी प्रारंभ हो गया। 31 अगस्त 1945 को पाक सीमा से होकर भारी संख्या में कबालियों की घुसपैठ प्रारंभ हो गई, जो कि दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती ही रही। ये वास्तव में पूर्ण कबाली नहीं थे, बल्कि कबाली और उनके बेस में पाकिस्तान की सेना थी, जिसका नेतृत्व मेजर जनरल अकबर खान ने अपना नाम बदलकर जनरल करी के नाम से कर रहे थे। 3 सितंबर को महाराजा की सेना और कबालियों के बीच सैन्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। युद्ध क्षेत्र में पाकिस्तान ने उन किसानों को धर्म युद्ध के लिए नाम पर भड़काया जो द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य सेवा कर चुके थे। गिलगित में स्थित छठी जम्मू तथा कश्मीर राइफल्स में मुसलमान सैनिकों की कंपनियों ने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कहने का मतलब, जिन सैनिकों पर भरोसा जो है होना चाहिए राजा को, उन स्वयं ने विद्रोह कर दिया और वो सब भी विद्रोहियों में शामिल हो गए। भाई राजा साहब राजा साहब का राज्य कश्मीर था। कश्मीर में अधिकांश जनता मुस्लिम थी, तो वहाँ के सैनिकों में भी मुस्लिम संख्या ज़्यादा ही रहे हैं, ठीक है। कश्मीर राज्य मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या होने के कारण सेना में भी मुसलमानों की संख्या अधिक थी। वो भी बुरे वक्त पर अपनी रियासत के लिए भस्मासुर साबित हो रही थी, यानी जिनकी रक्षा करना चाहिए उन्हीं के खिलाफ ये लोग विद्रोह कर रहे थे। महाराजा के पास मात्र 7 बटालियन सेना थी, जो इस विद्रोही आक्रमण को रोकने में विफल रही। 21 अक्टूबर 1947 को कबाली सेना ने विद्रोही सेना के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद में अपना अभियान प्रारंभ किया और बारामूला की ओर आगे बढ़ते हुए श्रीनगर में घुसने का प्रयास करने लगे। बारामूला में कश्मीरी सेना का नेतृत्व करते हुए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने 240 जवानों के साथ 2 दिन तक इन कबाली आक्रमण के मार्गों को अवरुद्ध रखा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद नेतृत्व के अभाव में बारामूला पर कबालियों का अधिकार हो गया। 24 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद रेडियो से आज़ाद कश्मीर की घोषणा कर दी गई। महाराजा ने देखा कि अब कबाली श्रीनगर पर भी अधिकार कर लेंगे, तो उन्होंने अविलंब 26 अक्टूबर को भारत की शर्त पर विलय की घोषणा कर दी और 27 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय के नेतृत्व में प्रथम सिख बटालियन वायुयान द्वारा श्रीनगर पहुंची। भारतीय सेना ने जब प्रथम आक्रमण बारामूला पर किया तो उन्हें सफलता हाथ लगी, क्योंकि कबायली पहले से ही पोजीशन लिए बैठे थे और जिसके कारण भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा और इस कार्यवाही में कर्नल रंजीत राय की वीरगति को प्राप्त हो गए। 29 अक्टूबर को ब्रिगेडियर एल.पी. सेन ने सेना का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। उन्होंने सेना को पीछे हटाकर उरी के करीब 4 मील पश्चिम में लगा दिया और यहाँ पर फलातुंग का युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना विजयी हुई। फलातुंग का मतलब फलातुंग नामक स्थान पर जो है युद्ध हुआ। 3 नवंबर को 4 कुमाऊं बटालियन के कमांडर मेजर सोमनाथ शर्मा ने बड़गाम की पहाड़ियों के पास अपना मोर्चा संभाला तथा अपने से कई गुना शक्तिशाली शत्रुओं का सामना किया। इस लड़ाई में मेजर शर्मा वीरगति को प्राप्त हुए। मित्रों, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि सबसे पहला परमवीर चक्र भारत में किसको मिला, तो वो है मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला सेना का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत प्रदान किया गया। 7 नवंबर को भारतीय सेना ने भारी आक्रमण करके 8 नवंबर को बारामूला पर अधिकार कर लिया। अब निर्णायक युद्ध कहाँ से चला?
कबायलियों को असफल होते देख 1945 के अंतिम माह में पाकिस्तान के नियमित सैनिकों ने भी आक्रमण कर दिया एवं सर्दी के मौसम का लाभ उठाते हुए गिलगित, हुंजा तथा बागाह क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। कश्मीर की स्थिति गंभीर होते देख 26 जनवरी 1948 को पश्चिमी कमांड का नेतृत्व जनरल KM करियप्पा को सौंपा गया। इन्होंने अपने क्षेत्रों को वापस लेने के लिए विस्तृत सैन्य कार्यवाही प्रारंभ कर दी। 6 फरवरी 1948 को पाक सेना नौशेरा के किले पर अधिकार करते हुए भारतीय बंकरों में प्रवेश कर गई। भारतीय सैनिकों ने ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में डट कर पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया तथा नौशेरा के किले को मुक्त करा लिया। 12 अप्रैल 1948 को राजौरी को भी मुक्त करा लिया गया। 23 अप्रैल 1948 को भारतीय सेना ने टिथवाल में प्रवेश करके उसे भी मुक्त करा लिया। 3 जुलाई 1948 को भयंकर पाक आक्रमण में ब्रिगेडियर उस्मान को वीरगति प्राप्त हुई। 3 अगस्त 1948 को आगे बढ़ते हुए हमारी सेना ने पुंछ क्षेत्र के किशनगंज और मेढर पर अधिकार कर लिया। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने जोजिला दर्रे पर अधिकार करने का प्रयास किया और अंततः दिसंबर 1948 में 12,000 फुट ऊंचे इस दर्रे पर टैंकों को उतार कर वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस युद्ध में जहां एक तरफ युद्ध जारी था वहीं दूसरी तरफ शांति के प्रयास भी चल रहे थे और 22 दिसंबर 1947 को भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पाक प्रधानमंत्री लियाकत अली को पत्र लिखकर कबायली आक्रमण को रोकने का आग्रह किया, जिस पर पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया। अंततः 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से युद्ध विराम लागू हो गया। ठीक है, कश्मीर युद्ध की घटनाएं मित्रों जो है यही जो है जहाँ से जो है युद्ध विराम लागू हुआ वहीं से जहाँ पर सैनिक दोनों के सेनाएं जहाँ तक पहुँच चुकी थी उसी को एक नियंत्रण रेखा के नाम से बना दिया गया, जिसे आप जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। कश्मीर युद्ध की कठिनाइयाँ। इस युद्ध में आगे आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं। कश्मीर युद्ध में सबसे पहले जो प्रमुख कठिनाइयाँ उसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, समय का अभाव। पहला नंबर तो कश्मीर में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि उधर लड़ाई शुरू हो गई और तुरंत महाराजा ने जो है कश्मीर को विलय की घोषणा की और उसके बाद समय ही कितना था भारत के पास। कश्मीर में कबायली आक्रमण के कारण कश्मीर का भारत में शीघ्रता से विलय के साथ ही भारत को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी और इस कार्यवाही में भारत को सोचने समझने, सैनिक तैयारी करने, स्ट्रैटेजी एवं समर्थन निर्धारित करने का समय बिल्कुल नहीं मिल पाया था। आवश्यकता इस बात की थी कि श्रीनगर हवाई अड्डे को शीघ्र ही कबायलियों से बचाया जाए, अन्यथा कश्मीर को बचाना कठिन हो जाएगा। अगला है मानचित्र का अभाव। जिस समय कार्यवाही करनी पड़ी उस समय कश्मीर में राजतंत्र था और कश्मीर क्षेत्र का कोई भी मानचित्र कश्मीर नरेश के पास नहीं था। यदि रहा भी होगा तो मौके पर कश्मीर नरेश भारतीय सेना को उपलब्ध नहीं करा सके और बिना मानचित्र के ही संपूर्ण सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। वर्तमान युद्धों में बिना मानचित्र के युद्ध करना अंधेरे में युद्ध करने जैसा ही है। प्रथम युद्ध लड़ने का अनुभव। भारतीय सेना ने इसके पहले जो भी युद्ध लड़े थे आधुनिक भारतीय सेना ने वो सिर्फ अंग्रेजों के देखरेख में उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा था और यहाँ पर जो है स्वयं पहली बार जो है नेतृत्व करने का भी अवसर मिला और अपना कर्तव्य दिखाने का भी अवसर मिला। ठीक है, भारतीय सेना इसके पहले बहुत लड़ाई लड़ चुकी थी लेकिन आज़ादी के पहले अंग्रेज अधिकारियों के अधीन थी। आज़ादी के बाद भारतीय अधिकारियों के अधीन युद्ध लड़ने का यह पहला अवसर था जिसे बड़ी बहादुरी से भारतीय जवानों ने सफल कर दिखाया। अगला है पर्वतीय अवरोध। मित्रों ये बात आप समझ लीजिए कि भारत के कश्मीर जाने के लिए जो भी रास्ता है वो सब दर्रों के रास्ते हैं या तो फिर ऊंची ऊंची पर्वतीय चोटियां हैं। कश्मीर एक पहाड़ी राज्य है जिसका भारत की ओर से आने जाने के लिए पर्वतीय रास्ता है या पर्वतों के बीच बने दर्रों के बीच से ही आना जाना होता है। ये भी एक प्रकार से कठिनाई ही थी। ठीक है, और ये विषम परिस्थिति में भारत को सैनिक कार्यवाही करना पड़ा था। ठीक है, अगला है पर्वतीय डिवीजन का अभाव। कश्मीर एक पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्यों में युद्ध लड़ने के लिए पर्वतीय युद्ध कला में प्रशिक्षित सेना होनी चाहिए जो कि भारत के पास नहीं थी और जिसका ना होना भी भारत के लिए कठिनाइयों का ही एक कारण, कठिनाइयां थी। ठीक है, निम्न कोट के हथियार। इस कार्यवाही में भारत के पास वही पुरानी राइफलें 303 इन्हीं का प्रयोग भारतीय सेना ने इस कार्यवाही में किया था। मित्रों ये 303 जो है आप देखेंगे बहुत दिनों तक पुलिस वालों को दिया गया था। वही बंदूक है ये 303 जिसमें ऊपर से नीचे तक लकड़ी लगी होती है मस्केट के आकार की। ठीक है, इस समय इसे होमगार्डों को दे दिया गया है। अनजान क्षेत्र की कार्यवाही। भाई मानचित्र नहीं था तो अनजान ही क्षेत्र था।
कश्मीर क्षेत्र की कार्यवाही भारतीय सेना के लिए एक ऐसी कार्यवाही थी जिसके बारे में कोई तो मानचित्र ही था, ना ही कोई भौगोलिक जानकारी भारतीय सेना के पास थी। कौन कबायली है, कौन सैनिक या कौन साधारण नागरिक है, इसकी भी पहचान करना सरल नहीं है, क्योंकि कबायली जो है कोई वर्दी पहनकर नहीं आए थे, साधारण जनता के रूप में ही आए थे। कश्मीर विवाद के कारण, मित्रों चलिए कश्मीर विवाद के कारण भी हम लोग पढ़ लेते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत, हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा हुआ, ठीक है। हालांकि मुस्लिम राष्ट्र तो बन गया लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। भौगोलिक स्थिति, भारत की ओर से दुर्गम मार्ग तथा पाकिस्तान की ओर से सुगम मार्ग का होना, इसीलिए भारत को कार्यवाही करने में पहाड़ियों के उस पार जाना पड़ता था, जबकि पाकिस्तान उधर से कबायली दौड़ते हुए कश्मीर पर आक्रमण कर दिए। सामाजिक स्थिति, मुस्लिम जनता होने के कारण पाकिस्तान से मिलती जुलती सामाजिक स्थिति थी, जिसके कारण पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर को हमको मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। धार्मिक स्थिति, भाई इस्लाम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ मुसलमान ज़्यादा होंगे वहाँ इस्लाम धर्म तो होगा ही, इसीलिए पाकिस्तान से मिलता जुलता था, इसीलिए पाकिस्तान और भी परेशान था उसको अपने ओर मिलाने के लिए। महाराजा की असमंजसपूर्ण स्थिति, बहुत दिनों तक महाराजा निर्णय ही नहीं ले पाए कि हम भारत को कश्मीर को भारत में मिलाएं या पाकिस्तान को में मिलाएं, क्योंकि भाई कश्मीर नरेश हिंदू थे जबकि वहाँ की जनता मुसलमान थी, और महाराजा अपने रियासत को जो है कश्मीर में वो पाकिस्तान में मिलाना भी नहीं चाहते थे। शुरुआत में जो है जो भी था माउंटबेटन ने अपने क्या बोलते हैं कश्मीर राज्य को पाकिस्तान में मिलाने के लिए कहा, लेकिन बाद में उन्होंने निर्णय बदल कर कहा गया भारत में मिलाइए, ठीक है। इसी कारण महाराजा बहुत दिनों तक निर्णय नहीं ले पाए, अंत में क्या कहा, हम किसी में नहीं मिलाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे। अब स्वतंत्र रहने का मतलब था कि कश्मीर पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण कर दिया। माउंटबेटन की अस्पष्ट सलाह, पहले पाकिस्तान में मिलाने के लिए, जैसे भी आपको हम बता चुके हैं, माउंटबेटन ने पहले पाकिस्तान में मिलाने के लिए कहा, फिर भारत में मिलने की सलाह दिया, जिसके कारण महाराजा निर्णय नहीं ले पाए थे। कश्मीर की अस्पष्ट जनभावना, कश्मीर की जनता ने कभी जूनागढ़ तथा हैदराबाद के समान अपनी भावना को प्रकट नहीं किया। कश्मीर के राष्ट्राध्यक्ष ने जैसा चाहा वैसा कश्मीर का विलय किया। ये तो कश्मीर की जनता ने तो कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में रहेंगे या भारत में रहेंगे, जबकि वहाँ पर पाकिस्तान बेवजह परेशान हो रहा है कि हाँ हमको चाहिए, हमारी जनता तो वहाँ की चाहे कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तब तो आप उसको कहिए कि हाँ ये हमारा है। जैसा कि जूनागढ़ और हैदराबाद की जनता ने यह कह के दिखा दिया था कि हम भारत में रहेंगे, पाकिस्तान में नहीं। संयुक्त राष्ट्र में जनमत संग्रह का प्रस्ताव, ये भारत एवं पाकिस्तान दोनों के लिए अमान्य था, क्योंकि जनमत संग्रह का प्रस्ताव जो भी था वो यही था ना। फिर देखा जाए तो कश्मीर में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने हाथों में लिया कश्मीर का निर्णय, तो वहाँ पर जो है ये था कि यहाँ कश्मीर राज्य से पहले पाकिस्तान की जनता बाहर निकली, उसने निर्णय दिया, पंच निर्णय के द्वारा 5 राज्यों का एक समूह बनाया, उनको जो है मौके पर जाकर मुआयना करने के लिए कहा। मुआयना करने के बाद जो निर्णय दिया वो इस प्रकार है कि पहले पाकिस्तान की सेना कश्मीर से बाहर निकले, जब बाहर निकल जाए तो जूनागढ़ और हैदराबाद की तर्ज पर वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह में निर्णय होगा कि वहाँ की जनता भारत के साथ रहना चाहती है या पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है, ठीक है। जो कि न तो आज तक वहाँ से सेना बाहर निकली पाकिस्तान की, और न ही आज तक जनमत संग्रह हो पाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये चैप्टर आपको जरूर समझ में आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।